जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी फाइनेंस कमीशन के लिए, क्योंकि अभी 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो आया है। तो उस वजह से जितने भी पीएससीज़ है, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससीज़ जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी। इसलिए फेसबुक पर काफ़ी मैसेजेस आए थे, इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक है जल्द से जल्द ले रहा हूँ। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे नाम से। इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो है ये यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या होता है कि जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हमारे संविधान में उसका जिक्र किया हुआ है तो ऑब्वियसली किसी न किसी आर्टिकल के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर किसी न किसी आर्टिकल के रूप में है क्या? तो जी हाँ, आर्टिकल 280 के हिसाब से यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 281 जो है ये उसकी जो फंक्शंस है उसके बारे में बात करता है। तो दो ही आर्टिकल है इससे रिलेटेड। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी कौन सी बॉडी होती है? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि जिसका जिक्र जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नहीं किया हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट जो है किसी न किसी एक्ट के ज़रिए वो लेकर आती है, तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और एक होती है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आने वाली को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब क्या होता है, नाइदर स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बराबर है, उसे हम कहते हैं नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, तो ये क्या हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिए हुए हैं और जो एक्ट है उसके ज़रिए भी नहीं बनाए हुए हैं। ये किसके ज़रिए बनाए हुए हैं? तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आता है उसके ज़रिए बनाए जाते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट जो है वो इसे बनाते हैं। 5-5 साल में ये स्टैब्लिश करते हैं जो फाइनेंस कमीशन है उसे। और ये कॉसी जुडिशियल बॉडी है। अब कॉसी जुडिशियल बॉडी मतलब क्या होता है? तो कॉसी जुडिशियल बॉडी मतलब बेसिकली ये होता है कि ये कोर्ट नहीं होते हैं। देखिए, जुडिशियल बोलने के बाद हमारे मन में क्या आता है कि कोर्ट, वो जुडिशियल जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं, बराबर है। किसी को अगर जुर्म किसी ने किया है, जुर्म अगर किसी ने किया है तो उसे सज़ा कौन देगा? तो कोर्ट देगा। लेकिन यहाँ पर कॉसी जुडिशियल बॉडी की बात हो रही है। कॉसी मतलब सेमी जुडिशियल बॉडी। सेमी जुडिशियल बॉडी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये कोर्ट तो नहीं है, लेकिन इनके पास पावर है। अगर किसी भी इंसान ने या किसी भी चीज़ ने रिलेटेड उसके अगर यहाँ पर ब्रीच किया तो, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए तो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में भी हम समझेंगे इसे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी कोर्ट्स होते हैं उनके बर्डन यहाँ पर ले लेते हैं ये। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपको बताऊँ तो ट्राई, जो आपने सुना होगा, ट्राई जो है ये इन्होंने जब अंबानी जियो लेके आए थे तो काफ़ी जो दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने उन पर कंप्लेंट की थी, ट्राई में कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मोनोपोली जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने कम दामों में कर रहे हैं, बराबर है। और उसी के साथ साथ वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हो गए थे जियो में, और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो जो ट्राई है उनके पास यहाँ पर हक है कि वो अपनी कॉसी जुडिशियल जो एक पावर है वो इस्तेमाल करके किसी को सज़ा सुना सकते हैं। सज़ा इन द सेंस कि वो किसी को पेनल्टी बिठा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो करते हैं। तो हम ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, कॉसी जुडिशियल बॉडी होती है, बराबर है। जैसे हम इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन जो एक बॉडी है, अगर किसी भी मेंबर ने जो वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, अगर उसने कोई वहाँ पर घपलत की तो क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देगी। किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने की कोशिश की तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देगी। मतलब क्या है, उनके पास डिस्क्वालीफाई करने की पावर है, मतलब एक डिसीजन वो ले रहे हैं, बराबर है। उसे हम कहते हैं कॉसी जुडिशियल बॉडी। तो वो क्या करती है, अब यहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अगर उस तरीके की पावर उन्हें नहीं मिलती है तो क्या होगा, अगर किसी ने घपलत की इलेक्शन में तो वो पहले कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसे कितने सारे केसेस कोर्ट में चलते रहेंगे, बराबर है। ऑलरेडी कितने सारे केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बर्डन क्रिएट हो जाएगा और कोर्ट पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो यहाँ पर अपना निर्णय जो है वो दे सकती है कि यहाँ पर इसे डिस्क्वालीफाई करना है। मतलब क्या है, वो कोर्ट में नहीं जाएगा। कोर्ट में नहीं गया मतलब क्या है, कोर्ट का जो एक समय है वो भी बच गया और जो बर्डन है वो भी रिलीज़ हो गया। उसी के साथ साथ
ये जो होता है लिमिटेड एरिया ऑफ पावर होती है, मतलब इनकी जो पावर होती है लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होती है। इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें रहेगी उसी पर उसका जो डिसीजन है वो सुना सकती है। बराबर है। अब कोई अगर किसी का मर्डर करके आ गया तो वहाँ पर तो पता ही नहीं कि इसे क्या सज़ा देना है। तो इस तरीके से अपना जो एरिया है, उसी तरीके से यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन भी अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी उसी पर अपना जो निर्णय है वो बता सकती है। अब इसके फंक्शन जो है हम आगे देखने वाले हैं। जजमेंट जो है वो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स पर होता है। अब एक सेट ऑफ रूल्स यहाँ पर बना होता है कि आपको इस तरीके से रहना है, इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अगर आप इसके अगेंस्ट में जाते हो तो आपको सज़ा होनी ही है। तो ये हो गया क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में। अब यहाँ पर कंपोजिशन हम यहाँ पर देखते हैं। कंपोजिशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं? जिनके पास एक्सपीरियंस होता है पब्लिक अफेयर का। उसी के साथ साथ 4 मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम 2 फुल टाइम। तो यहाँ पर फुल टाइम मतलब क्या होता है? जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1, जो भी हाई कोर्ट के जज होंगे वो, या फिर जो अपॉइंट किए जा सकते हैं। उसी के साथ साथ हु हैज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिन्हें फाइनेंस और अकाउंट्स का स्पेशल नॉलेज होता है। उसी के साथ साथ हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैटर में जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और पर्सन हु स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जिनके पास। अब ऑब्वियस है कि फाइनेंस कमीशन है, पैसे से रिलेटेड है, तो जो भी लोग इसमें लगेंगे वो पैसे से रिलेटेड ही लगेंगे। जिनका स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंस में, अकाउंट्स में, जिनका स्पेशल नॉलेज हो वही यहाँ पर लगेंगे। अब क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी रहने की वजह से क्या है, एक जुडिशियल प्रोसेस का भी एक मेंबर रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जज ऑफ हाई कोर्ट रहना चाहिए, या फिर क्वालिफाइड जो है जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, हाई कोर्ट जब देखेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब एक चेयरमैन होते हैं और 4 जो है वो मेंबर्स होते हैं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पर वो कौन करता है, तो वो हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं। और जो कब तक होल्ड करते हैं ऑफिस, उनका टेन्योर होता है क्या, तो देखिए ये तो हमें पता है कि हर 5 साल में जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये बॉडी, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो। लेकिन यहाँ पर दे होल्ड द ऑफिस फॉर सच ए पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन दी ऑर्डर। अब ऑर्डर में जब तक प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ तक वो रहने वाले हैं तब तक वो वहाँ पर रहेंगे। और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या, तो जी हाँ, रीअपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो तब तक रहेंगे, उसके बाद एलिजिबल रहेंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। उसी के साथ साथ और एक चीज़ आती है कि जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करेगा जो भी उनकी क्वालिफिकेशंस रहेगी और मैनर किस तरीके का रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का। तो ये जो है ये कौन डिसाइड करने वाला है, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। नहीं तो ऐसा दे देंगे कि द क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो क्या क्वालिफिकेशन रहेगा वो डिसाइड करेगी, और उसी के साथ साथ मैनर किस तरीके का रहेगा सिलेक्शन का वो भी यही डिसाइड करेगी। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शंस क्या आते हैं, फंक्शंस है मेक रिकमेंडेशंस। अब यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है कि वो रिकमेंडेशन देते हैं। मतलब क्या है कि एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, यहाँ पर इनकी जो चीज़ें हैं वो सीरियसली नहीं ली जाती है, तो रिकमेंडेटरी बॉडी है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, जो भी नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना है, सेंटर और स्टेट के बीच में करना है। बराबर है। मतलब क्या है कि यहाँ पर मोदी जी जैसे बोल रहे हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, सीज है, सरचार्ज है, तुम्हारे पास क्या है। हाँ, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेंटर है उनको यहाँ से जो पैसा है वो आ रहा है। बराबर है। मतलब इनकम टैक्स से आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, सेस से आ रहा है, और उसी के साथ साथ सरचार्ज जो है वहाँ से आ रहा है। तो ये वही पूछ रहे हैं कि अब तुम्हारे पास क्या है, स्टेट वालों को पूछ रहे हैं। तो स्टेट वाले यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस है। अब फाइनेंस कमीशन क्या करती है, यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है। जैसे अगर 13 फाइनेंस कमीशन की हम बात करें तो उन्होंने 32% जो है, जितना भी सेंटर के पास पैसा आ रहा है उसका 32% स्टेट जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद 14 फाइनेंस कमीशन आया, उसमें 42% जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि 42% आपको जो सेंटर के पास जितना भी पैसा आया है वो स्टेट को अलॉट करना है। और वो जो है स्टेट में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से जाएगा वो हर एक स्टेट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 42% जो है वो स्टेट में देना है, ऐसा 14 फाइनेंस कमीशन ने बताया था। तो इस तरीके से उस बेस पर ये बोल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस है। अब यहाँ पर मोदी जी भी हंस रहे हैं कि उस पर भी मेरा ही राज चलता है। मतलब वहाँ पर भी मेरा ही चलता है, वहाँ पर भी जो वो जो है उनके रिकमेंडेटरी ही बॉडी है वो।
मतलब रिकमेंड ही कर सकती है, मानना ना मानना हो तो मेरे हाथ में है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चलती है कि डिस्ट्रीब्यूशन है नेट प्रोसेस का, जो भी टैक्सेस आते हैं वो किस तरीके से शेयर होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, ये कौन रिकमेंड करता है? ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। अब 15 का फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड करेगा वो हमको 2020 में पता चलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर, मतलब ग्रांट इन एड जो है ये भी प्रोवाइड कितना करना है, किस तरीके से करना है स्टेट को, ये भी जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करेंगे। अब ग्रांट्स क्यों लगती है? तो कोई भी डेवलपमेंट के लिए अगर स्टेट जो है अच्छा खासा डेवलप नहीं है तो उसे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हमें ग्रांट्स तो देना पड़ेगा कि आप ग्रांट लो और वहाँ पर अपने जो स्टेट है उसे डेवलप करो। हमने यही चीज़ पंचायती राज में भी देखी थी, म्यूनसिपालिटी में भी देखी थी कि वहाँ पर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो भी यहाँ पर ग्रांट जो है वो बताते हैं स्टेट को कि कितना ग्रांट आपको देना है म्यूनसिपालिटी को। तो इस तरीके से यहाँ पर अब इन्हें लगा कि मोदी जी गुस्सा हो गए तो ये वही बोल रहे हैं कि अच्छे मोदी जी, प्यारे मोदी जी, रूठा रूठी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, तुम कंजूसी छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैसा देने की बात कर रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट करने दो, हमारे डेवलपमेंट करने दो। तो मोदी जी भी खुश हो गए, उन्होंने बोला ग्रांट भिजवा दूंगा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, अब ग्रांट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रांट किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? कि अपना जो स्टेट का डेवलपमेंट है वो कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वो कुछ भी डेवलपमेंट हो वो ग्रांट के जरिए कर सके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़। जो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ है उनको पैसा कहाँ से जाता है? उनको पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाता है। अब उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन, बराबर है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करता है कि स्टेट को कितना पैसा जो है म्यूनसिपालिटी और पंचायत को देना है। तो यहाँ पर भी इनका जो पैसा है ये कितना जा रहा है, उस तरीके से इनको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये भी जो फाइनेंस कमीशन है ये बताता है कि इनको भी, मतलब जो रिकमेंडेशंस है, हमने देखा था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो एक बच्चे जैसा रोल प्ले करता है और ये बाप के जैसा रोल प्ले करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कि वो बताता है कि तुम इस तरीके से सजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी। एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। अब यहाँ पर फाइनेंस के मैटर में अगर कोई भी चीज़ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, अगर वो उनसे अगर सजेशन मांगते हैं तो वो उन्हें भी सजेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हो गए। मतलब फ़ोटोज़ के ज़रिए आपको पता रहेगा कि सबसे पहला क्या था, सबसे पहला उन्हें कितना शेयर देना चाहिए, बराबर है, कितना शेयर देना चाहिए वो था। दूसरा क्या था, दूसरा वो मोदी जी को मना रहे हैं, मतलब ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो म्यूनसिपैलिटी पंचायत को जो पैसा देते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर रेफ़र करता है, उसी के साथ साथ उनको भी यहाँ पर सजेशन देना और उसी के साथ तालमेल बिठाना। और फिर जो प्रेसिडेंट है अगर वो यहाँ पर किसी भी तरीके का उनको जो भी सजेशन है वो मांगते हैं तो वो उन्हें देना पड़ेगा फाइनेंस से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आता है कि टिल 1960 द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द ग्रांट गिवन टू द स्टेट ऑफ आसाम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1960 तक जो भी ग्रांट दिए जाते हैं आसाम को, बिहार को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, ये लोग ये जो फाइनेंस कमीशन है ये सजेस्ट करते थे नेट प्रोसीड ईच ईयर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जूट और जूट प्रोडक्ट जो है आपको पता होगा उस साइड में काफ़ी फेमस है। तो उस तरीके से यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते थे ये स्टेट्स के लिए भी। उसके बाद दिस ग्रांट्स वेयर टू बी गिवन फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यहाँ पर ये जो ग्रांट थी ये टेम्पररी पीरियड के लिए देनी होती थी, 10 सालों के लिए, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कमेंसमेंट हुई हमारे 1950 से लेके तो 1960 तक यहाँ पर टेम्पररी पीरियड के लिए था, 10 सालों के लिए ही। कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करेगी, तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट उन्हें बनाता है तो प्रेसिडेंट को ही सबमिट करेगी। तो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, वो जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस के सामने ये जो रिपोर्ट है वो रखते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, जो भी एक्सप्लेन करना है उन्हें उसके साथ भी, एज टू एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशन पे वो एक्शंस लिए गए हैं उसके साथ, तो प्रेसिडेंट के पास रखते हैं। उसके साथ साथ एडवाइजरी रोल है इसका, मतलब क्या है, ये रिकमेंड ही कर सकते हैं, एडवाइजरी नेचर है, बाइंडिंग नहीं होता है कि स्टेट को ना जो सेंटर है उसे मानना ही पड़ेगा। मोदी जी ने जैसा कहा था कि उस पर भी मेरा ही राज चलता है, मानू ना मानू मेरी मर्जी। एज राइटली ऑब्जर्व बाय जो हमारे पीवी राजमन्नार साहब थे, चेयरमैन थे फोर्थ फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने कहा था कि फाइनेंस कमीशन जो है ये ऐसी वैसी तो बॉडी है नहीं, एक्ट से बनाई हुई है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस तरीके से तो बॉडी है नहीं कि मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके जो रिकमेंडेशंस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसी के साथ साथ एक कॉसी जुडिशियल बॉडी भी है। तो इसी के साथ साथ उसके जो रिकमेंडेशंस है ये एकदम से टर्न डाउन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने, जब तक उनके पास कोई कंपेलिंग रीज़न ना हो कि हम इसलिए इनके जो रीज़न्स है टर्न डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया हमने तो पूरी जो हमारी तिजोरी है वो खाली हो जाएगी। तो इस तरीके के अगर कोई कंपेलिंग रीजंस ना हो तो एकदम से टर्न डाउन जो है वो नहीं करना चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवेसेज द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पर ये क्या करता है, बैलेंसिंग व्हील है फिजिकल फेडरलिज्म का। कैसे क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है ये, यहाँ पर कितना जो सेंटर और स्टेट में कितना जाना चाहिए पैसा जो है, मतलब सेंटर को, मोदी जी को कितना स्टेट्स को देना चाहिए पैसा, ये बताता है, ये रिकमेंड करता है। इसका मतलब क्या है, जो स्टेट्स है उसे स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है। स्टेट जो है अपने खुद के बलबूते पे खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे स्कीम्स के जरिए 60-40 के रूप में कुछ पैसा चंदे में दे दो स्टेट्स को, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक उनको अपना जो रोक रकम है वो मिलनी चाहिए, ताकि अपनी डेवलपमेंट स्टेट अपने हिसाब से कर सके। तो यहाँ पर इसलिए एक फिजिकल फेडरलिज्म जो है, इसके लिए एक बैलेंसिंग व्हील का रोल ये प्ले करते हैं। अब 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ नवंबर 2017 में। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करेगा 2020 तक, क्योंकि 2015 से लेकर 2020 तक जो है ये 14 फाइनेंस कमीशन है। उसके बाद 2020 से 15 फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, 2020 में अपने जो रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर चेयरमैन कौन है, नए जो चेयरमैन आए 15 फाइनेंस कमीशन के, नंद किशोर सिंह, NK सिंह, ठीक है, रेड्डी साहब है 14 फाइनेंस कमीशन के। अब यहाँ पर 42% जो है वो रिकमेंड किया था। अब सेंटर जो है उस पर काफ़ी बोझ आ रहा है तिजोरी पर, इसलिए वो जो 42% से कम करना चाहिए, ऐसी मांग या फिर ऐसी इच्छा जो सेंटर है वो दर्शा रहा है, जिससे कि 42% से कम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी खर्चा जो है वो ऑलरेडी हो रहा है। जो बजट है उसमें भी हम देख सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो फेडरलिज्म है उस पर भी काफ़ी ज़ोर, फेडरलिज्म जो है वो ख़तरे में आ सकता है, क्योंकि उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपनी डेवलपमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही है, तो वो तो आइडिया क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस आती है। तो ये हो गया 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये हो गया हमारा पूरा फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।